हेलो माय डियर्स, वेलकम इन योर यूट्यूब क्लास एंकर क्लासेस। आपका एंकर क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के दौरान, आज इस क्लास के दौरान मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि प्रश्नावली 4.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का है। तो एक्सरसाइज हमने द्विघात समीकरण को स्टार्ट किया है। तो इसका पार्ट 1 जा कर के आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। वहाँ से मैंने प्रश्नावली 4.1 की दृष्टि से कुछ बेसिक चीज़ों के साथ साथ 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन दिया था, उसके अंडर फर्स्ट क्वेश्चन के अंडर में तो उनका सॉल्यूशन करा दिया है। तो ठीक है, तो अभी से हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक, तो आप अपने सामने एक एनसीईआरटी बुक को रख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। उनको आपको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार आयत के आकार का एक भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में लेनी है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। आयतकार, आपको मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो आयतकार भूखंड का कोई क्षेत्रफल होगा तो उसके साथ साथ उसकी लंबाई या चौड़ाई होगी। तो वही कहा जा रहा है कि उसका जो भी लंबाई है चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। यानी जो भी चौड़ाई होगा, मान के चलिए चौड़ाई अभी इसमें दिया नहीं है 2 होगा, तो इसकी लंबाई होगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 और प्लस 1, क्योंकि एक अधिक कहा जा रहा है तो 5 हो जाएगा। यानी कि चौड़ाई 2 होगा तो लंबाई 5 हो जाएगा। उसी प्रकार हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जो भी चीज़ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उसे हम पहले लिखते हैं कि गिवन या दिया हुआ है, और उसको साथ साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले लिखेंगे हमें कि दिया है, जो भी चीज़ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे आप लिखिए कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो लिखिएगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, फिर कहा जा रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी चौड़ाई इसमें नहीं दिया हुआ है और चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करना है। जो भी चीज़ ज्ञात करना हुआ होता है, जो भी चीज़ ज्ञात करना होता है आपको क्वेश्चन के अनुसार, उसे आप मानते हैं। तो पहले हम मानेंगे चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई मानेंगे तो हम लंबाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल पाएंगे। तो हम मानेंगे कि माना कि आयताकार, और क्वेश्चन को सजा करके लिखिएगा ताकि एग्जामिनर आपका नंबर एक भी नंबर नहीं काट पाए। तो माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई इक्वल टू x मीटर है। ठीक, मीटर में बोला जा रहा है क्वेश्चन में। देखिए, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई आपने माना x मीटर, तो इसलिए यहाँ से लिखिएगा आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगा, दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई से जो भी लंबाई है दोगुने से एक अधिक है, तो दोगुना हो जाएगा 2x और एक अधिक तो प्लस 1। यदि कहता कि दोगुने से 4 अधिक है तो 2x प्लस 4 करते हैं। कहता है कि दोगुने से 5 कम है तो 2x माइनस 5 करते हैं। ठीक, इसके बाद क्या दिया हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के अनुसार आप इसको सॉल्व कीजिएगा। मतलब कि यदि आपको दिया होता कि आयताकार भूखंड का परिमाप दिया हुआ है तो आप आयताकार भूखंड का परिमाप निकालते हैं। आयताकार भूखंड का यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लिखेंगे, चूँकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई।
यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ से लंबाई, और आप इसको एल भी कह सकते हैं, इसको बी भी कह सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है भूखंड का क्षेत्रफल 528, तो हम लिखेंगे 528 इक्वल टू लंबाई आपका क्या निकला क्वेश्चन के अनुसार, तो यहाँ लिखिएगा प्रश्नानुसार, क्योंकि आपने जो भी ये लंबाई निकाला है प्रश्न के अकॉर्डिंग निकाला है, प्रश्न के अनुसार, तो इसलिए आप लिखिएगा प्रश्नानुसार, इसलिए आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर 2x + 1। हमारा यहाँ प्रश्नानुसार छूट गया था, यहाँ लंबाई लिखिएगा 2x + 1 इंटू, यानी कि इसको कवर कीजिए, इंटू क्या चौड़ाई x, तो x। जब आप बारी बारी से इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा, मैंने मल्टीप्लाई करने का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, उसे भी आप लिंक में मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। और इसका द्विघात समीकरण का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो आपको ईजिली होगी समझने में। तो 528 इक्वल टू, बारी बारी से इसमें पहले गुना कीजिएगा +1 में, फिर इससे 1 में गुना कीजिएगा, तो 2x इंटू एक्स, तो 2x² + 1 इंटू एक्स, तो x हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, ये प्लस में है, कोई भी संख्या के आगे प्लस छिपा होता है, इन सभी चीज़ों को इंट्रोड्यूस मैंने करा दिया है। आप प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, आपको बहुत ही समझ में आएगा अच्छी तरह से। प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर क्या बचा 0, और उधर 2x² + x, ये प्लस है तो माइनस, तो 528। ठीक, आप 0 को इक्वल टू के इधर लिखिए या उधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इधर लिख देते हैं 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। जहाँ ये आपका द्विघात समीकरण निरूपित हो गया, निकल गया, तो यहाँ से फाइनल लिखिएगा, इसलिए जहाँ x आपने क्या माना था, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, तो x आयताकार भूखंड की चौड़ाई है। इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आई होप इसे आप समझ चुके होंगे, और आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे तो बेटर होगा, तो नोट कीजिए। यहाँ x मीटर में है, तो आप मीटर में लिख लीजिएगा। सेकेंड हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, आप इसे नोट कर लिए होंगे। मैं नोट करने के लिए बोलूँ आपसे, तो आप वीडियो को पॉज करके रोक करके आप उसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ताकि बाय द वे आप भूल जाएं तो बाद में अपने कॉपी से देख करके उसे समझ पाए। वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, दिया हुआ है, क्वेश्चन को पहले समझिए कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब आप समझिए पहले कि धनात्मक मतलब प्लस होता है, ऋणात्मक मतलब माइनस होता है। आपको याद रखना होगा कि धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्या और ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्या। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो यानी कि क्रमागत धनात्मक कहा जा रहा है, तो क्रमागत का मतलब होता है कि लगातार, यानी कि अगली। यदि हम मानते हैं कि फर्स्ट संख्या 5 है या 2 है, तो अगली क्रमागत संख्या क्या होगा, 3 होगा। दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, 4 होगा। तीसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, 5 होगा। मतलब कि एक आपका ये 2 संख्या हुआ, पहली क्रमागत संख्या 3 हुआ, दूसरी 4, तीसरी 5। अगर फर्स्ट क्रमागत संख्या y प्लस आपका 1 है, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, y + 2। तीसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, y + 3। तो इस तरह से आपका क्रमागत संख्या को बताना है, और उनका गुणनफल दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 306। तो आप इसे ट्राई कीजिए खुद से बनाने का, मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपसे। देखिए हम क्या लिखेंगे, जो भी चीज़ दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे पहले। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड सॉल्यूशन, तो दिया है जो भी चीज़ दिया है उसे लिखेंगे कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों
का गुणनफल क्या दिया हुआ है 306। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ से पूर्णांकों का गुणनफल निकालना भी है। जो भी चीज़ दिया हुआ है मैंने बताया है कि जो भी चीज़ दिया है उसी से आप सॉल्यूशन कीजिएगा। तो पहले पहला क्रमागत संख्या और दूसरा क्रमागत संख्या आप निकालिएगा। तो नहीं दिया हुआ है तो मानिए आप कि माना कि पहला क्रमागत संख्या बराबर x है, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा x+1। जब मैं पूछूं आपसे कि क्या होगा तो आप खुद से वहां बैठे बैठे बताइए कि x+1 होगा या अगला जो भी आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ गुणनफल दिया हुआ है तो जो भी चीज़ दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये एक हिंट है, तो आप उसी सॉल्यूशन कीजिएगा। तो लिखिएगा, इसलिए धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना है 306 है। तो 306 आपने लिखा और इनका गुणनफल कीजिएगा। तो यहाँ 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो पहला क्या है x है और दूसरा क्या है x+1, तो x+1 इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 306, तो इसके बराबर हो जाएगा 306। और यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन करके द्विघात समीकरण निकाल लीजिएगा। बारी बारी से इंटू कीजिए, x से x में, x से 1 में, तो x² प्लस x बराबर 306। और यहाँ से क्या होगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, तो x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। और ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर के साथ नीचे एक टर्म्स लिखिएगा कि जहाँ x क्या है, आपने x को क्या माना है क्रमागत संख्या, तो लिखिएगा जहाँ x एक धनात्मक पूर्णांक है। आपने क्रमागत संख्या माना है तो संख्या लिखिए या पूर्णांक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से लिखिएगा जहाँ x एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे। और बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है कि कम समय में मैं ज़्यादा सॉल्यूशन देख लूँ, तो वैसी स्थिति में आपको समझ में कम आती है, जिसकी वजह से आप इरिटेट होने लगते हैं पढ़ाई से। तो आपको इरिटेशन नहीं पैदा करना है अपने पढ़ाई में। और यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन का हम थर्ड सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड का सॉल्यूशन देखिए। यहाँ से क्वेश्चन पहले रीड के समझिए कि दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी जितना भी उम्र है रोहन का उससे उसकी माँ का उम्र 26 वर्ष बड़ी है। यदि रोहन की आयु 2 वर्ष होती तो उसकी माँ की आयु कितनी होती 28 वर्ष। सिंपल है, उसकी आयु वर्षों में करना है, उसकी आयु उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। यानी उनकी के कहने का मतलब है उनके पुत्र का और रोहन की माँ का आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। और हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ रोहन की आयु नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हम मानेंगे। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा कि माना कि रोहन का वर्तमान आयु यानी अभी में वर्तमान आयु यानी कि वर्षों में करना है, आयु x साल है। ईयर मतलब साल, या ईयर लिखिए या साल लिखिए, x ईयर है। तो उनकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। तो प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है कि रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है।
तो रोहन की माँ का आयु, रोहन की माँ की आयु क्या होगा, 26 वर्ष बढ़ी तो हम 26 प्लस कर देंगे। ठीक, फिर कहा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। यानी कि 3 वर्ष बाद कहने का मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में बाद या पहले दिखे तो समझिए क्या कीजिएगा कि जो भी चीज़ दिया हुआ है वर्ष, यहाँ भी ईयर हो जाएगा, YEAR, ईयर या साल लिखिए आप। तो जो भी चीज़ दिया हुआ है साल, उसमें यदि 4 साल बाद का है तो +4 कीजिएगा। अगर दिया रहे जो भी ईयर और उसमें कहे कि 5 साल पहले तो -5 कीजिएगा। कहने का मतलब कि जब भी क्वेश्चन में दिया रहे, आप बोले कि पहले, क्वेश्चन में बोले कि पहले तो आप माइनस कीजिएगा, और यदि बोले कि बाद में 4 साल बाद तो +4 कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान आयु में 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि उनका आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। यानी कि 3 वर्ष बाद इनका आयु कितना होगा पहले हम जानेंगे, तभी तो इनका गुणनफल करेंगे ना। तो 3 वर्ष बाद हम जानेंगे कि वो रोहन की आयु क्या होगा और रोहन की माँ की आयु होगा क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद रोहन का आयु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद कहने का मतलब 3x + 3 ईयर। ठीक, फिर रोहन की माँ का आयु, रोहन की माँ की आयु क्या होगा 3 वर्ष बाद, इसमें भी 3 प्लस हो जाएगा, तो x + 26 + 3, तो क्या होगा इसका x + 29 यानी 29। अब कहा जा रहा है कि इनका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से लिखेगा प्रश्नानुसार, ये प्रश्न के अनुसार क्या कर रहे हैं, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद, 3 हिंदी में या डिजिट में लिखिए, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल, इनका आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 360 बराबर 360 दिख रहा है। ठीक है, तो इनका गुणनफल कीजिएगा रोहन का और रोहन की माँ का। तो रोहन की आयु क्या है 3 वर्ष बाद, तो x + 3, और इनका गुणनफल तो इंटू x + 29, x + 29 बराबर क्या होगा 360 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए मैंने लिखा प्रश्नानुसार। अब इनका क्या कीजिएगा, आप इंटू कर दीजिएगा, आपका जो इक्वेशन निकलेगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से बारी बारी से आप मल्टीप्लाई कीजिए, x से x में पहले कीजिएगा, बात को ध्यान से सुनिए, x से x में कीजिएगा, फिर x से 29 में, और 3 से x में कीजिएगा, फिर 3 से 29 में। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका होगा x² + 29x, फिर 3 से x में तो प्लस 3x, फिर प्लस 29 से 3 में गुना कीजिएगा तो 87। ठीक, 9 × 27, 3 दूने का 6, 7, 8, तो फिर 300 बराबर 360। और जब भी इक्वेशन में एक समीकरण में यदि बीच में बराबर का चिन्ह हो और लेफ्ट साइड भी कुछ हो और राइट साइड भी कुछ डिजिट हो, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ एरो का चिन्ह ऐसे इस पर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ बराबर का साइन नहीं दीजिएगा, आपका मार्क्स कट सकता है। ठीक, तो यहाँ से लिखिएगा एरो दे करके, फिर x² और यहाँ 29x है और 3x है, तो 29x और 3x को जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 × 3 = 12 यानी 32x + 87 = 360। अब यहाँ क्या कीजिएगा कि ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो x² + 32x + 87 - 36 = 0, और यहाँ माइनस करके अब फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो x² + 32x - 3 27 यानी कि 273। आप माइनस कर लीजिएगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचे, यहाँ 5, तो 7 से 14 1 15,
बचे यहाँ 2, तो 273। तो इस तरह से आपका यहाँ से इक्वेशन द्विघात समीकरण निकल गया, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम घात क्या है 2 है, तो इसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको मैंने डिटेल में बता दिया है। तो यहाँ से फाइनल आप लिखिएगा, जहाँ x आपने क्या माना था, x रोहन की आयु, तो जहाँ यहाँ से लिखिएगा एक स्टेप इसके नीचे लिख लीजिएगा। यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ कि जहाँ x ईयर 1 साल रोहन का वर्तमान आयु है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगला हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक, इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का फिजिक्स मैथ्स का सॉल्यूशन कराया जाता है। अब जाकर के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने से पहले ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म कर लिया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे स्टूडेंट का फंस जाता है, सॉल्यूशन करने में दिक्कतें होती हैं। तो उनको मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्यों और कैसे होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 4 को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लिख लीजिए आप, और क्वेश्चन को पहले समझिए और ख़ुद से बनाने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक रेलगाड़ी होगी और जो 480 किलोमीटर दूरी तय करती है एक समान चाल से, एक सीमित स्पीड से। या ऐसा नहीं कि कभी बढ़ जा रही है कभी घट जा रही है, एक सीमित चाल से चल रही है, 480 किलोमीटर चाल दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। यानी कि कोई एक स्पीड से, सीमित स्पीड से चल रही होगी, जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा हम कहें, मान के चलिए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 20 किलोमीटर। तो वहाँ क्या कर रहा है कि इसकी चाल कम हो जा रही है और यह 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रहा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कहने का मतलब, पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करते थे, अब 1 घंटे में 8 किलोमीटर दूरी कम तय करती है, यानी कि 12 किलोमीटर तय करेगी 1 घंटे में। तो इस तरह से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अपना स्पीड जब कम कर देता है तो वह 3 घंटा अधिक लेता है टाइम। यानी कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, मैं 40 की स्पीड से चल रहा हूँ, प्रति घंटा 40 की स्पीड से, तो मैं 5 घंटे में पहुँच रहा हूँ। तो मैं अपना स्पीड यदि कम कर देता हूँ, जैसे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलो 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो वहाँ क्या होगा, टाइम अधिक लगेगा। तो वही कहा जा रहा है कि जब यह 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो इसका समय 3 घंटे अधिक लेता है। कब? जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कहने का मतलब यहाँ से एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, और जो भी चीज़ दिया है पहले हम लिखेंगे। तो दिया है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 480 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, और जिसमें चीज़ दिया रहे कोई मेन डिजिट तो लिखेंगे, या जिसमें नहीं दिया रहेगा उसमें नहीं लिखेंगे। तो दिया है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 480 किलोमीटर। ठीक, फिर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। यानी कि इसका चाल तो दिया नहीं है, बस दिया है कि जब कम किया जाता है तो 3 घंटे अधिक लेती है। तो इसका हम मानेंगे चाल। तो माना कि रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर दूरी तय करता है। जिस चाल से तय करता है उसे इस तरह से लिखते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक। तो फिर जब कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो पहले तो यहाँ से हम लिखेंगे कि देखेंगे कि समय कितना लगा। ठीक, तो आपको मालूम होगा कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपको मालूम होना चाहिए कि दूरी बटा में चाल होता है, दूरी बटा में चाल, ये एक फार्मूला है, आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ तो कुछ समय लगा होगा दूरी तय करने में, चाल तो मालूम चल गया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ से समय लगा होगा। तो हम मानेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि फिर से कि यहाँ से रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय, यहाँ से लिखिए आप, रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर मैंने बताया अभी कि दूरी बटा में चाल होता है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ समय मान के चलिए टी आपने माना, कोई समय लगा होगा तो टी ही ले लीजिए। दूरी क्या है 480 किलोमीटर और स्पीड क्या है माना अपने x, इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, फिर अब क्या कहा जा रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 3 घंटे अधिक लेता है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब कम होता है तब हम चाल लिखेंगे कि इसलिए कि रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में चाल जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो चाल बराबर क्या होगा। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है तो आप जितना भी चाल है उसमें से 8 किलोमीटर घटा दीजिएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। यदि अधिक लेता कहता तो यहाँ x + 8 करते, लेकिन कम ले रहा है तो x - 8 कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें भी कुछ समय लगा होगा, जब इस स्पीड से चला होगा तो फिर से समय बराबर आपको मालूम है कि दूरी बटा में चाल होता है। तो फिर टाइम बराबर क्या लेंगे, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है तो उतना ही दूरी को तय करने में 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब कम करता है 3 घंटे अधिक लगता है, तो उतना ही दूरी है, यानी कि 480। और स्पीड क्या है x - 8, तो x - 8 इक्वेशन आपका सेकेंड हुआ। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि अधिक 3 घंटे अधिक लेता है। हम लिखेंगे अब आगे कि प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि 3 घंटे अधिक समय लेता है। तो लिखेंगे कि जब 3 घंटे दूरी तय करने में यहाँ से लिखेंगे जब दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगता है तो समय बराबर हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ से लिखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो समय बराबर क्या होगा आपका, एक ये है और एक ये है, समय 2 है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से डिफरेंस का मतलब समझिए कि इसमें 3 घंटे अधिक लेता है जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जा रहा है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जा रहा है तो हम इसमें से क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे। आप बोलिएगा कि 3 घंटे जब अधिक लेता है तो इसमें प्लस करना चाहिए, लेकिन प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ से एग्जाम्पल समझिए कि यदि मैं बोलूँ कि 2 संख्या है और 5 संख्या है, 2 एक संख्या है और 5 एक संख्या है, तो 2 से 5 3 अधिक है। तो 2 के बराबर 5 कब होगा, तो जब अधिक है मैं बोलूँ तो आप उसमें से माइनस कीजिएगा 5 में से 3 कि प्लस कीजिएगा। तो 5 में 3 माइनस कीजिएगा तब आप 2 के बराबर कर पाइएगा, क्योंकि 5 जो है 2 से 3 अधिक है, यानी कि 2 जो है 5 से
2 जो है 5 से 3 अधिक है तो आप +3 कीजिएगा तो 2 बराबर 8 आ जाएगा। क्या ये सही है? तो नहीं, ये सही नहीं है। कब सही होगा? तो 2 जब है 2 से 5 3 अधिक है तो हम 5 में से 3 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तब ये 2 यानी 5 - 3 के बराबर होगा। तो जब भी कहा जाए कि कोई भी संख्या में ये इतना अधिक है तो उसको हम क्या करते हैं? उल्टा उसको उतना में से माइनस करते हैं। तो उसी प्रकार जब ये कह रहा है कि 8 घंटे अधिक कम लेता है तो इसका जो दूरी तय करने में घंटा है ये 3 घंटे अधिक लेता है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से 3 को घटाएंगे, तब ये पहले वाले के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा फिर यहाँ से कि 480 बटा में x - 8 में से 3 अधिक समय लेता है तो 3 हम माइनस कर देंगे, तब ये किसके बराबर हो जाएगा? पहले वाले समय के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ से इसका इक्वेशन का आप सॉल्यूशन देखिएगा। क्या कीजिएगा कि माइनस जो है इसको प्लस में उधर कीजिए और इस वाले को इधर कीजिए। तो 480 बटा में x - 8 और ये प्लस में है तो माइनस 480 बटा में x बराबर 3। फिर यहाँ से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा आप इन दोनों का, तो हो जाएगा x - 8 इंटू x, और x - 8 से x - 8 एक बार में गया, आपका बचा कितना है? इसमें से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा आपका x। तो जो भी चीज़ बचता है ऊपर में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 480 इंटू x, तो 480x माइनस उसी प्रकार यहाँ भी क्या हो जाएगा? 480 और ये x कट जाएगा तो बचेगा x - 8, तो x - 8 से गुना हो गया और बराबर में यहाँ कितना है? 3 है, तो बराबर में 3। ठीक, फिर यहाँ से आप लिखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो मैं इधर कुछ इरेज करता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन इधर करा दूँगा। आप नोट कर लिए होंगे। नोट करने के लिए मैं बोलूँ तो आप वीडियो को रोक करके ऐसे नोट कर लिए कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 480 x और यहाँ इंटू करेंगे बारी बारी से, तो 480 x हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस, और 480 इंटू 8 तो क्या हो जाएगा आपका 0, और 8 8 64, 4 8 चौका 32 और 6 38, 3840 बटा में x इंटू x - 8 बराबर 3। तो ये क्या है? इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 480 x है और यहाँ माइनस 480 x है, तो ये कट जाएगा, एक दूसरे का उल्टा है, ये प्लस में ये माइनस में, तो कट जाएगा, बचा आपका क्या? 3840, और ये क्या है? भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में, तो इधर भाग में है उधर गुना में, प्लस में तो माइनस में। इन सभी चीज़ों का बेसिक मैंने बता दिया है, जा करके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा क्लास, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से 3 से और इसमें इंटू करेंगे, 3 इंटू x, फिर x - 8 है, तो हम इससे पहले अंदर में गुना करेंगे और फिर 3 से गुना करेंगे। 3840 इक्वल टू 3 और x स्क्वायर माइनस 8x, और बचा 3 से मल्टीप्लाई करने का, तो 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 18 का 24x। ठीक, और यहाँ से जो प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में आप लिखिएगा, और ये जो है इधर वाला इधर आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। आपका ये द्विघात समीकरण निकल के रेडी हो गया, आपका ये आंसर हो गया। अब हम यहाँ से लिखेंगे कि x क्या हमने माना था, ये इसका रेलगाड़ी का एक समान चाल माना था, तो यहाँ से लिखेंगे आप फाइनल सभी की तरह कि जहाँ x किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की समान चाल है। ठीक, तो इस तरह से हम
इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। आप भी कर लीजिएगा, मैंने कर दिया। और आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको बहुत ही बेटर ढंग से समझ में आया होगा। मैंने इस क्लास को सॉल्यूशन कराने के लिए मैंने अपना पूरा एफर्ट के साथ ही इसे ट्राई किया, कोशिश किया। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं 4.2 के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।